गाइस, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब ठीक होंगे। वेलकम टू माय चैनल। सो हम हिस्ट्री पढ़ रहे हैं। एज़ यू नो, काफ़ी प्रीवियस वीडियोस में हमने काफ़ी सारे टॉपिक्स कवर कर लिए हैं और अब हम पहुंच गए हैं गुप्ता पीरियड पे। तो प्रीवियस वीडियोस में हमने मौर्यन एम्पायर, पोस्ट मौर्यन एम्पायर और जो नेटिव इन्वेजन, फॉरेन इन्वेजन, ये सारे टॉपिक्स कवर कर लिए हैं। अब हम गुप्ता पीरियड पढ़ेंगे और इसके बाद आई थिंक 2 टॉपिक्स और बचेंगे और फिर उसके बाद हमारी एंशंट हिस्ट्री कंप्लीट। फिर हम आगे मेडिवल हिस्ट्री पढ़ना स्टार्ट करेंगे और बाकी सारे सब्जेक्ट्स भी साथ साथ में कवर करेंगे। कोशिश करूँगी कि मैं दूसरे सब्जेक्ट्स भी अभी स्टार्ट कर दूँ, जैसे पॉलिटिकल साइंस, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स। सो एंड ऑल्सो आई होप कि आपको जो मैं पढ़ाती हूँ समझ में आ रहा होगा, और अगर नहीं आता है तो आप बता सकते हैं अपने व्यूज़ कमेंट सेक्शन में कि क्या इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है या क्या नहीं। और वैसे मैं कोशिश करती हूँ काफ़ी शॉर्ट नोट्स रखने की जो PDF में होते हैं और अच्छे से इजी लैंग्वेज में एक्सप्लेन करने की। सो आई होप आपको समझ में आता हो। ठीक है, तो आज ये द एज ऑफ गुप्ताज हम पढ़ेंगे। ये थोड़ा लंबा टॉपिक हो जाता, तो इसलिए मैं इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड करके डालूंगी, क्योंकि फिर एक वीडियो काफ़ी लंबी हो जाती। तो आज की इस वीडियो में हम सिर्फ गुप्ता पीरियड, उसका थोड़ा सा इंट्रोडक्शन और सोर्सेज और रूलर्स वगैरह के बारे में पढ़ेंगे। और ये फाहियान विजिट्स है, ये भी एक सोर्सेज के अंदर ही आता है। ये एक ट्रैवलर थे, तो इनके बारे में पढ़ेंगे। तो आज के टॉपिक्स में हम यही कवर करेंगे। आई होप आपको अच्छे से समझ में आए और ये वीडियो हर UPSC एस्पिरेंट और इवन कॉलेज स्टूडेंट, हिस्ट्री स्टूडेंट, हर एक के लिए बेनिफिशियल है, क्योंकि ये सारे टॉपिक्स ना हमें जर्नली भी, इतनी हिस्ट्री तो हमें पता होनी चाहिए। किसी भी एग्जाम में क्वेश्चंस आ ही जाते हैं कहीं ना कहीं से। तो आई होप आपको समझ में आए। सो लेट्स स्टार्ट। So, the Gupta period is one of the most significant and glorious periods in ancient Indian history। और ये इसकी टाइम पीरियड 320 CE to 550 CE हो सकता है, ये किसी और बुक में कुछ आगे पीछे हो, बट मुझे जो मिला वो लिखा है। कैरेक्टराइज्ड बाय अ गोल्डन एज ऑफ पीस, प्रॉस्पेरिटी, कल्चरल अचीवमेंट्स, मेकिंग इट्स अ टाइम ऑफ ग्रेट प्रोग्रेस एंड एडवांसमेंट इन वेरियस फील्ड्स। तो कुषाण एम्पायर के फॉल के बाद गुप्ता एम्पायर स्टेब्लिश होता है। ये मौर्यन जितना लार्ज नहीं होता, लेकिन फिर भी ये नॉर्थ इंडिया को काफ़ी यूनाइट करके रखता है और इसको गोल्डन एज भी बोला जाता है। हिंदुइज्म के लिए एक गोल्डन एज की तरह था। और द गुप्ता पीरियड इज ऑफन कंसिडर्ड द क्लासिकल एज भी इसको बोलते हैं हम, ऑफ एंशंट इंडिया फ्लोरिश, क्योंकि इस टाइम पे ना काफ़ी आर्ट और कल्चर फ्लोरिश हुआ था। आगे जो इंस्क्रिप्शंस वगैरह पढ़ेंगे, टेम्पल्स हो गई, आर्ट्स, आर्किटेक्ट, ये काफ़ी फ्लोरिश हुआ था इस टाइम पीरियड पे, तो इसलिए इसको क्लासिकल एज भी बोला जाता है। दिस एरा विटनेस रिमार्केबल अचीवमेंट्स, लिटरेचर में बहुत सारे अचीवमेंट्स थे, काफ़ी सारे लिटरेरी सोर्सेज जो भी हम पढ़ेंगे वो भी इसी पीरियड में हमें देखने को मिलते हैं। ओके, सो नाउ वी स्टार्ट विथ सोर्सेज। इंस्क्रिप्शंस की बात करें तो इंस्क्रिप्शंस फाउंड ऑन स्टोन पिलर्स, केव वॉल्स एंड कॉपर प्लेट्स ऑफर क्रूशियल हिस्टोरिकल इन्फॉर्मेशन अबाउट द रूलर्स। दिस इंस्क्रिप्शन ऑफन हाईलाइट द मिलिट्री कंक्वेस्ट, रिलीजियस। तो जो इंस्क्रिप्शन हमें मिली है ना, वो काफ़ी कुछ हमें इस पीरियड के बारे में बताती है। तो उसमें से इलाहाबाद पिलर इंस्क्रिप्शन जो समुद्रगुप्ता की थी, ये एक वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट इंस्क्रिप्शन है गुप्ता पीरियड की। जो हरिसेन, जो उसके कोर्ट पोइट थे समुद्रगुप्ता के, आगे हम देखेंगे, उनके द्वारा कंपोज्ड की गई थी। द इंस्क्रिप्शन फाउंड ऑन सैंडस्टोन पिलर इलाहाबाद में मिलती है, जो कि अभी मॉडर्न डे में प्रयागराज उत्तर प्रदेश में है। और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन बताती है मिलिट्री कैंपेन्स जो थे समुद्रगुप्ता के, उसके बारे में, उसमें जो राजाज डिफीट हुए उनके नाम और उनकी टेरिटरीज के बारे में। तो इलाहाबाद इंस्क्रिप्शन से हमें ये सब पता लगता है। फिर मानसरोवर इंस्क्रिप्शन ऑफ कुमार गुप्ता वन, तो उसके बाद जो कुमार गुप्ता वन आते हैं उनसे रिलेटेड है ये मानसरोवर, मानसोर इंस्क्रिप्शन, जो कि प्रेजेंट डे में मध्य प्रदेश में है। प्रोवाइड्स डिटेल अबाउट द रिजाइन ऑफ, ये जो कुमार गुप्ता का जो जो शासन का वो था ना, एरिया जहाँ जहाँ तक इन्होंने कंक्वेस्ट किया था, उसके बारे में बताती है। मिलिट्री एक्सप्लॉइट्स बताती है, वहाँ के पेट्रोनेज ऑफ स्कॉलर्स, आर्टिस्ट, ये सारी इन्फॉर्मेशन हमें इन इंस्क्रिप्शन के द्वारा मिलती है। फिर जूनागढ़ रॉक इंस्क्रिप्शन, जूनागढ़ जो प्रेजेंट डे गुजरात में है, इज़ एन इम्पोर्टेंट सोर्स ऑफ अंडरस्टैंडिंग। ये स्कंद गुप्ता के बारे में बताती है। तो ये देख रहे हो, अलग अलग जो एम्परर थे उनसे रिलेटेड अलग अलग इंस्क्रिप्शंस हैं, जिनसे हमें पता लगता है कि हाँ भाई, ये रूलर्स इन्होंने रूल किया था, इनके ये मिलिट्री कन्क्वेस्ट थे, यहाँ यहाँ पे इनका ये रिलीजियस इनके बिलीव्स थे। तो ये सारे कुछ एग्जाम्पल्स हैं, एपिग्राफिकल सोर्स हैं, जो गुप्ता एम्पायर के बारे में हमें बताते हैं, उनके पॉलिटिकल, सोशल, रिलीजियस और कल्चरल एस्पेक्ट्स के बारे में। अब
आते हैं कॉइन्स। तो कॉइन्स भी एक काफ़ी इम्पोर्टेंट सोर्स है उनके टाइम का। कॉइन से हमें टाइटल्स और सेक्रीफाइसेस पता लगते हैं कि मतलब वो थे कॉइन्स उनके टाइम के कैसे होते थे। कॉइन्स पे ना वो एक मोहर टाइप लगा देते थे, जिससे हमें पता लगता है कि हाँ, ये इस राजा के अंदर इशू, इस राजा काल के शासन काल के अंदर इशू है। इकोनॉमिक ट्रेड के बारे में भी पता लगता है, क्योंकि वो ट्रेसेस हमें अलग अलग प्लेसेस पे मिलते हैं, तो उससे पता लगता है कि हाँ, यहाँ से यहाँ तक ट्रेड का इनका ये था पूरा गुप्ता एम्पायर का। फिर एपिक्स एंड पुराण जो हो गए, पुराण्स में भी इनकी जो जेनोलॉजी ऑफ गुप्ता किंग्स है ना, फैमिली हिस्ट्री, उसके बारे में हमें पता लगता है। महाभारत, रामायण एज वेल एज पुराणिक टेक्स्ट कंटेन रेफरेंस ऑफ हिस्टोरिकल इवेंट्स एंड कैरेक्टर्स ऑफ गुप्ता पीरियड। फिर लिटरेरी वर्क्स की बात करें तो इस टाइम पे ना लिटरेरी वर्क बहुत फ्लोरिश हुआ था, क्योंकि जो इनके कोर्ट पोइट थे जैसे कि कालिदास और आर्यभट्टा, वारामिहिरा, ये इन सब ने ना काफ़ी पोएम्स, प्ले, साइंटिफिक ट्रीटीज, लिटरेरी वर्क्स, इन्होंने काफ़ी कुछ दिया है, जिससे हमें कल्चरल, सोसाइटी, इंटेलेक्चुअल अचीवमेंट्स के बारे में पता लगता है। उस टाइम के जो भी मतलब गुप्ता एम्पायर का टाइम पीरियड था, उनके राजाओं के क्या-क्या विचार थे, कैसे थे, क्या मिलिट्री कन्क्वेस्ट थे, तो ये सब हमें इनसे पता लगता है। फाहियान विजिट की बात करें तो फाहियान जो थे एक चाइनीस्ट बुद्धिस्ट मॉन्क थे, जो गुप्ता पीरियड में आए थे चंद्रगुप्त टू के टाइम पीरियड के अकॉर्डिंग, और ये ऑलमोस्ट 9 साल इंडिया में रहे थे, जिसमें से 6 साल ये गुप्ता एम्पायर के टाइम पे रहे थे। तो इनका मेन पर्पस तो ये था, ये आए थे बुद्धा के जो लैंड है वो सब देखने के लिए, मैन्युस्क्रिप्ट्स, बुद्धिस्ट जो मैन्युस्क्रिप्ट्स हैं उसको कलेक्ट करने के लिए। तो फिर इन्होंने काफ़ी जब विजिट किया काफ़ी सारी बुद्धिस्ट साइट्स पे, तो इन्होंने एक डॉक्यूमेंट लिखा जिसमें इन्होंने अपना एक्सपीरियंस और ऑब्जर्वेशन लिखी वहाँ के टाइम की, जिससे जिससे उन फाहियान के अकाउंट से हमें काफ़ी वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन मिलती है उस टाइम के पॉलिटिकल, सोशल, रिलीजियस और कल्चरल एस्पेक्ट्स क्या थे, और ऑल्सो कि बुद्धिज़्म एंशिएंट इंडिया में कितना मतलब एग्जिस्ट था उस टाइम पे, कितनी उसके बच गया था, वो कितना स्प्रेडेड था, क्या सिग्निफिकेंस थी, वो सब हमें फाहियान के जो अकाउंट्स हैं उससे पता लगता है। गुप्ता रूलर्स का एक फ्लो चार्ट है, जहाँ पे श्री गुप्त जो फाउंडर थे वहाँ से लेके घटोत्कच, चंद्रगुप्त वन, समुद्रगुप्ता, रामगुप्ता, मतलब इनका पूरा ये सक्सेशन था, इनका जो था। तो इसमें मैंने ये सब मेंशन किया। हो सकता है ये जो टाइम पीरियड मैंने मेंशन किया है किसी और बुक में कुछ और हो, बट मैंने ये जो मुझे जिस बुक में ये मिला मैंने वही मेंशन किया है। तो इससे आप देख सकते हैं कि ये रूलर्स आए थे। अब अगर इन रूलर्स के बारे में पढ़ना स्टार्ट करें, रूलर्स एंड पॉलिटिकल हिस्ट्री ऑफ गुप्ता एम्पायर, तो चंद्रगुप्त वन सबसे पहले उनके बारे में हम पढ़ते हैं। 320 से 335 से इनका ये टाइम पीरियड है। हो सकता है कुछ अलग हो, एज आई मेंशन। तो चंद्रगुप्त वन जो थे वो फाउंडर थे गुप्ता डायनेस्टी के। कहा जाता है इनको कि ही वाज द फाउंडर ऑफ गुप्ता डायनेस्टी। ये पहले ऐसे गुप्त किंग थे जिन्होंने महाराजा धीराज का टाइटल लिया था, और इन्होंने काफ़ी मैट्रिमोनियल अलायंसेस भी सेटअप किए, लाइक ही मैरिड टू अ प्रिंसेस फ्रॉम the powerful Licchavi clan. He helped him consolidation his position. Chandragupta I laid the foundation of the Gupta Empire and initiated the process of expanding its territory. तो इन्होंने अपनी टेरिटरी काफ़ी एक्सपेंड की थी मगधा रीजन तक। और मेहरौली पिलर इंस्क्रिप्शन जो है वो इनके कन्क्वेस्ट वगैरह को मेंशन करता है। तो ही स्टार्टेड अ न्यू एरा कॉल्ड गुप्ता एरा। फिर आते हैं समुद्रगुप्ता। ही वाज वन ऑफ द मोस्ट रिनाउंड रूलर ऑफ गुप्ता एम्पायर। इनके बारे में हमें सबसे ज़्यादा इलाहाबाद पिलर इंस्क्रिप्शन से पता लगता है, जो इनके कोर्ट पोइट थे हरिसेन, उनके द्वारा कंपोज्ड करी गई थी। और इनके जो 3 मिलिट्री कन्क्वेस्ट थे जो सबसे ज़्यादा मेन थे, वो थे अगेंस्ट नॉर्थ इंडियन एक्सपेडिशन, फिर दक्षिण पथ एक्सपेडिशन, फिर सेकंड कैंपेन अगेंस्ट नॉर्थ इंडिया। ये एक वैष्णवाइट थे, मतलब वैष्णविज्म को मानते थे, और ऑल्सो इनको इंडियन नेपोलियन भी कहा गया है वी.ए. स्मिथ द्वारा, क्योंकि ये बहुत ही ब्रेवरी और मिलिट्री कन्क्वेस्ट जो थे ना इनके, वो बहुत बढ़िया थे। और ऑल्सो इनको ना रिवाइवल ऑफ हिंदुइज्म भी माना जाता है जो गुप्ता पीरियड है उसमें, क्योंकि इन्होंने भी अश्वमेध सेक्रीफाइस परफॉर्म किया था आफ्टर देयर ओल्ड मिलिट्री कन्क्वेस्ट। इसलिए इनको रिस्टोरर ऑफ अश्वमेधा भी कहा जाते हैं। तो ये था समुद्रगुप्त के बारे में। फिर समुद्रगुप्ता टू, जिनको विक्रमादित्य भी कहा जाता है, सन एंड सक्सेसर ऑफ समुद्रगुप्ता, और इनका जो टाइम पीरियड है ना उसको गोल्डन एज कहा जाता है। ऑल्सो इन्होंने ना ये एक ओनली गुप्ता रूलर थे जिन्होंने कॉपर कॉइन्स मतलब वो किए थे, इशू किए थे। इनके बारे में हमें सबसे ज़्यादा मेहरौली पिलर इंस्क्रिप्शन के बारे में पता लगता है। इनके कोर्ट में नवरत्न थे, जिनमें से कालिदास, अमर सिम्हा भी थे और हरिसेन भी थे, और जो फाहियान विजिट हुआ वो इन्हीं के टाइम पीरियड के दौरान हुआ था। ही एक्सटेंडेड हिज एम्पायर बाय अ पॉलिसी ऑफ डिप्लोमेसी, वॉरफेयर प्लस मेट्रोमोलियन
इंडियन अलायंस, ये सारी चीज़ों की वजह से इन्होंने भी काफ़ी एक्सपेंड किया था अपने जो भी इनका एम्पायर था। फिर उसके बाद आते हैं कुमारगुप्त वन, द सन ऑफ चंद्रगुप्ता टू, ही कंटिन्यूड द गुप्ता डायनेस्टी ट्रेडिशन एंड एक्सपेंड द एम्पायर्स टेरिटरी। इन्होंने भी काफ़ी मतलब एक्सपेंड किया गुप्ता डायनेस्टी के जो भी एम्पायर था। और ये ही वॉज अ ग्रेट पैटर्न ऑफ लर्निंग एंड सपोर्ट स्कॉलर्स एंड आर्टिस्ट। काफ़ी जो मंसूर इंस्क्रिप्शन है उसके बारे में, इनके अचीवमेंट्स के बारे में हमें वहाँ से पता लगता है। और ये काफ़ी इन्होंने आर्टिस्ट वगैरह जो भी थे उनको बहुत सपोर्ट किया था। देन फिर स्कंदगुप्त, यहाँ पे मैंने कुमारगुप्त 2 बार मेंशन कर दिया तो कंफ्यूज मत होना। स्कंदगुप्त जो थे कुमारगुप्ता के सक्सेसर थे। अब इनके टाइम पे ये भी काफ़ी ग्रेट रूलर माने जाते हैं गुप्ता डायनेस्टी के। इनके टाइम पे क्या है, जो हुन्स हैं उनके अटैक बहुत ज़्यादा होने लग गए थे, बट ही सक्सेसफुली फॉट अगेंस्ट द हुन्स और इन्होंने अपने एम्पायर को बचाया भी था। ये सब हमें जूनागढ़ रॉक इंस्क्रिप्शन है वो काफ़ी, उससे हमें इनके बारे में इस इन्फॉर्मेशन मिलती है। और ऑल्सो सुदर्शन लेक जो है इनके टाइम पे रिपेयर करवाई गई थी और वहाँ पे बांध वगैरह भी बनवाई गई थी। बट जो कंटिन्यूअस अटैक थे हुन्स के, उसकी वजह से जो गुप्ता डायनेस्टी है वो काफ़ी वीक हो गई थी और फिर धीरे धीरे डिक्लाइन शुरू हो गया था। और फिर जो लास्ट रूलर आते हैं कुमार गुप्ता टू और बुद्धगुप्त जो करके हैं, एक और थे इनके बीच में नरसिम्हा गुप्ता, तो वो फिर ज़्यादा मतलब वो कर नहीं पाते, थोड़े वीक होते, कन्फ्लिक्ट्स में उलझ के रह जाते हैं पीसफुली। मतलब ये आर्ट एंड कल्चर तो इस टाइम पे ये लोग भी काफ़ी बढ़ावा देते हैं उसको, लिटरेचर को और इन चीज़ों को, बट ये वैसे अटैक्स वगैरह से ज़्यादा बच नहीं पाते। तो आफ्टर बुद्धगुप्त रूल द गुप्ता एम्पायर बिगेन टू डिक्लाइन, द वेरियस रीजनल किंगडम्स इमर्ज्ड इन डिफरेंट पार्ट ऑफ इंडिया। तो फिर यही the exact reason for the empire declines are not entirely clear, but factors like internal conflicts, external invasions, economic challenges, यही सारे reasons माने जाते हैं कि डिक्लाइन हो गया था फिर गुप्त एम्पायर का। सो ओवरऑल ये थे इनके जो रूलर्स थे, जो भी इनका पॉलिटिकल बैकग्राउंड हिस्ट्री थी, ये सब हमने पढ़ा। इस मैप में आप देख सकते हो कि गुप्ता एम्पायर कहाँ तक फैला हुआ था, तो कितना मतलब बढ़िया होगा, इनकी पॉलिटिकल यूनिटी भी काफ़ी कुछ थी। तो अब नेक्स्ट वीडियो में हम गुप्ता एम्पायर के एडमिनिस्ट्रेशन, उनके रिलीजियस बिलीफ क्या थे, इकोनॉमी कैसी थी, और इनके टाइम पे साइंस और टेक्नोलॉजी, मतलब जो कुछ भी है बचे हुए सारे टॉपिक्स हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। आई होप आपको ये सब समझ में आया। थैंक यू।